ये जो आप अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इसमें बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपना देश छोड़कर भाग रही है। इसके बाद वो भारत आ जाती है और वहां पर वो इंडियन नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर अजीत डोवाल जी से मिलती है। इसके बाद हमें जो फोटोज वीडियोस बांग्लादेश से देखने को मिले वो सच में शॉकिंग है। वहां के प्रोटेस्टर पीएम आवास में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां से सामान चोरी करके ले जा रहे हैं, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वहां पर मंदिर तोड़ा जा रहा है। बट इस सब के पीछे क्या रीजन हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि कोई कंट्री इसके पीछे साजिश रच रहा हो। आइए जानते हैं बांग्लादेश की पूरी कहानी एक डिटेल्ड वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर करें। देखिए, इस स्टोरी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि यह बांग्लादेश बना कैसे। 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और अभी जो पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। इन दोनों के बीच काफी दूरियां थी। अगर हम रिलीजन को छोड़ दें तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच काफी डिफरेंसेस थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोला करते थे, वही वेस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू बोला करते थे। बट पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू था। इससे आप समझ सकते थे कि वेस्ट पाकिस्तान कैसे डोमिनेट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब ईस्ट पाकिस्तान को पैसे की जरूरत हुई है तो वेस्ट पाकिस्तान बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया है। सो अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की। ईस्ट पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश करती थी जिसका नाम था आवामी लीग, जिसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान। वही अगर आप वेस्ट पाकिस्तान में देखेंगे तो उस समय बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। 1971 से पहले पाकिस्तान में आर्मी रूल चल रहा था, मतलब पूरा देश आर्मी चला रही थी। उस समय के आर्मी चीफ याया खान की जिम्मेदारी थी कि वो पूरे पाकिस्तान में एक जनरल इलेक्शन करवाए और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश को चलाए। 1971 में याया खान एक जनरल इलेक्शन करवाते हैं। पूरे जनरल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में टोटल सीट 300 थी, जिसमें आउट ऑफ 300 सीट 167 सीट आवामी लीग पार्टी जीत कर आती है। ये वही पार्टी है जो ईस्ट पाकिस्तान में डोमिनेट करती थी। पहली बार पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा था कि कोई ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पूरे पाकिस्तान में सरकार बनाने जा रही थी। ये चीज वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी के हेड को, इवन आर्मी चीफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से ये इलेक्शन को दबाया जा रहा था। ये सब को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग के हेड शेख मुजीबुर रहमान एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बांग्लादेश में शुरू करते हैं। 4 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में एक पावरफुल स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने का इशारा दे देते हैं। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। 24 मार्च 1971 को पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे घरों पर पहली बार बांग्लादेशी फ्लैग लहराया गया। इस फ्लैग लहराने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई ईस्ट पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ थे, वहां के पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का डिवाइड हो, जिस वजह से वेस्ट पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन ईस्ट पाकिस्तान में शुरू करता है। वेस्ट पाकिस्तान बहुत सारे आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में भेजता है, बट उसी आर्मी से बहुत सारी यूनिट डिवाइड हो जाती है जो बिल्कुल चाहती थी कि एक बांग्लादेश नया देश बने। और फाइनली ये ऑपरेशन लगभग 9 महीने तक चलता है। इस लड़ाई के अंतिम 2 हफ्ते में भारत बांग्लादेश की हेल्प कर देता है और फाइनली एक नया देश बांग्लादेश पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड होता है। देखिए, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई, उसे फ्रीडम फाइटर ऑफ बांग्लादेश कहा गया। और बांग्लादेश के ही लोग जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान से उनका डिवीजन हो, उन्हें रजाकार कहा गया। अब ये चीज याद रखिएगा कि रजाकार वर्सेस फ्रीडम फाइटर का क्या डिफरेंसेस है, जिसकी बातें हम आगे करेंगे। 1971 में आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जो थी, उसके हेड शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उन्हें फादर ऑफ द बांग्लादेश का टैग भी दिया जाता है। वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पूरे बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं। उस कोटा सिस्टम के अनुसार सिविल सर्विसेज के जॉब में 30% कोटा उन्हें दिया जाएगा जो बांग्लादेश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाए, जिन्हें फ्रीडम फाइटर कहा गया। और 10% उन औरतों को दिया जाएगा जिन पे वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा जुल्म करके गई इस 9 महीने की लड़ाई में। फिर इसके बाद बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर सिविल सर्विसेज में जॉब लेते हैं। बहुत साल बीत जाती है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रिटायर हो जाते हैं, कुछ की मौत भी हो जाती है, जिस वजह से सिविल सर्विसेज के जॉब में बहुत सारी पोस्ट खाली रहने लगी थी। सो फिर बांग्लादेश की सरकार 1997 में इस कोटा सिस्टम को अपडेट करती है। अब वो कहती है कि जो 30% रिजर्वेशन जो सिर्फ फ्रीडम फाइटर को दिया जाता था,
वो अब उनके बच्चों को भी दिया जाएगा, उनके बेटे बेटियों को भी दिया जाएगा। सो फिर 2010 में बांग्लादेश की सरकार वापस से इस कोटा सिस्टम को अपडेट करती है। अब वो कहती है कि सिर्फ फ्रीडम फाइटर के बेटे बेटियों को इस कोटा सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन लोगों को मिलेगा, मतलब पोते पोतियों को भी अब उन्हें इस कोटा सिस्टम में रिजर्वेशन मिलेगा। 2010 बांग्लादेश कोटा सिस्टम की बात करें तो उस समय 30% चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए था, 10% कोटा फॉर वुमन था, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए था, 5% माइनॉरिटी के लिए था और 1% फिजिकली चैलेंज्ड के लिए था। मतलब ओनली 44% आप मेरिट बेस्ड पर जॉब ले सकते थे। देखिए सिविल सर्विसेज के जॉब में ये 44% बहुत ज्यादा कम होता है, जिस वजह से लगातार बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट होते रहते थे। 2018 में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कुछ ज्यादा होने लगा, जिस वजह से एक इंसान ने इस कोटा सिस्टम के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन भी फाइल की। बट हाईकोर्ट इस पिटीशन को साफ साफ रिजेक्ट कर देता है और हाईकोर्ट ये कहता है कि जिस इंसान ने इस पिटीशन को फाइल किया है उसे कोटा सिस्टम से कोई लेना देना है ही नहीं। और 2018 में बांग्लादेश की सरकार भी इस कोटा सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। उस समय के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी इस कोटा सिस्टम को। बट आप सोच रहे होंगे कि शेख हसीना इतना ज्यादा इस कोटा सिस्टम को क्यों सपोर्ट कर रही थी। सो आते हैं इस कहानी में थोड़ा सा पीछे। आपको मैंने बताया था कि ये फादर ऑफ द बांग्लादेश का टैग शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जो 1971 में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने। 1975 में बांग्लादेश में आर्मी रूल आ जाती है, मतलब पूरा आर्मी बांग्लादेश को चला रही थी। 1975 में आर्मी लोग शेख मुजीबुर रहमान और उनके सारे फैमिली मेंबर को मार देते हैं। लकीली उनकी 2 बेटी उस समय जर्मनी में थी, जिस वजह से वो दोनों बच जाती है। उन्हीं दोनों बेटियों में से एक शेख हसीना होती है, जो अभी 2018 में बांग्लादेश की सरकार चला रही होती है। 2018 में यह प्रोटेस्ट कुछ ज्यादा बढ़ गया। बांग्लादेश में हर एक जगह इस कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, जिस वजह से फाइनली बांग्लादेश के सरकार को इस कोटा सिस्टम को हटाना पड़ा। 2018 में बांग्लादेश की सरकार इस कोटा सिस्टम को हटा देती है और बांग्लादेश वापस से एक पीसफुल कंट्री बन जाता है। बट बांग्लादेश को एक पीसफुल कंट्री से वायलेंट कंट्री बनने में ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र 6 साल। अब जो बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव रहते थे, उन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की सरकार के अगेंस्ट कि सरकार ने गलत तरीके से इस कोटे सिस्टम को हटा दिया है। 5 जून 2024 को हाईकोर्ट का डिसीजन आता है। हाईकोर्ट ये कहता है कि फ्रीडम फाइटर और उनकी फैमिली अभी भी बांग्लादेश में सबसे बैकवर्ड सेक्शन में आती है और वो वापस से इस कोटा सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिस वजह से बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे शॉकिंग चीज ये है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हाईकोर्ट के अगेंस्ट नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के अगेंस्ट कर रहे थे। बट ऐसा क्यों? देखिए, बांग्लादेश के लोगों का सोचना था कि शेख हसीना पूरे देश पर एज अ डिक्टेटर राज कर रही है। बांग्लादेश में जो 2024 में इलेक्शन हुआ था, लोगों का सोचना था कि वो अनफेयर इलेक्शन हुआ है। बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज ने भी बोला कि बांग्लादेश में एक अनफेयर इलेक्शन हुआ है। बांग्लादेश में वन ऑफ द बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। आउट ऑफ 300 सीट 222 सीट शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आई थी। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे ही हाईकोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस किया, पूरे देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे। शुरुआती समय में तो ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट 14 जुलाई 2024 को वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एक स्टेटमेंट देती है, जिस वजह से ये पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उनका ये स्टेटमेंट था, फ्रीडम फाइटर के बच्चे को जॉब नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के बच्चे को जॉब मिलेगा? और आप फ्रीडम फाइटर और रजाकार के बीच डिफरेंस समझ ही रहे हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। अब इस लाइन की वजह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें एक गुस्से की लहर दौड़ गई। अब ढाका के सड़कों पर पुलिस वर्सेस स्टूडेंट में झड़प होने लगी, छात्रा लीग वर्सेस स्टूडेंट में झड़प होने लगी। छात्रा लीग एक स्टूडेंट विंग है आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी का। स्टूडेंट लोग अब सरकारी अस्पताल जला रहे थे, यहां तक कि गवर्नमेंट वेबसाइट तक हैक कर ली गई। शेख हसीना का वो स्टेटमेंट 14 जुलाई को आता है और 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच लगभग 100 लोगों की जान जाती है, इवन हजारों लोग घायल होते हैं। अब इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था बांग्लादेश में, तो 21 जुलाई को एंट्री होती है बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को ऑर्डर देता है कि ये कोटा सिस्टम को हम हटा रहे हैं
और अब नया कोटा सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब इस कोटा सिस्टम में मेरिट बेस्ड पे 93% लोगों को जॉब दिया जाएगा एंड 5% फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन लोगों को जॉब दिया जाएगा एंड 2% माइनॉरिटी एंड डिसेबल्ड लोगों के लिए रहेगा। अब प्रोटेस्टर लोगों की डिमांड बढ़ चुकी थी। अब वो कह रहे थे कि फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन देना ही क्यों है। इसके अलावा उनकी और भी डिमांड थी, जैसे वो कह रहे थे कि पीएम शेख हसीना अब स्टूडेंट लोगों से माफी मांगे, जो स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए। बट गवर्नमेंट ये सब डिमांड मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इंटरनली गवर्नमेंट उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, जिस वजह से प्रोटेस्टर के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से की लहर दौड़ जाती है और अब उनका डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ चुका था। अब वो पीएम शेख हसीना की रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। 4 जुलाई को बांग्लादेश में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। स्टूडेंट कॉलेज जाना बंद कर देते हैं और ढाका तक एक लंबी वॉक होती है। बट सबसे इसमें शॉकिंग बात यह है कि सरकार भी इस चीज का रिप्लाई वायलेंस में करती है और 4 अगस्त को लगभग 100 से ज्यादा लोग ढाका में मारे जाते हैं और 5 अगस्त को फाइनली प्रोटेस्टर एक फाइनल प्रोटेस्ट की डिमांड करते हैं। 5 अगस्त को दोपहर के टाइम प्रोटेस्टर शेख हसीना के पूरे घर को घेर लेते हैं। शेख हसीना उस टाइम आर्मी लोगों से हेल्प भी मांगती है बट आर्मी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, शेख हसीना को मिलिट्री की कोई हेल्प नहीं दी गई। उसके बाद शेख हसीना की सिक्योरिटी टीम उन्हें बांग्लादेश छोड़ने को कहती है, जिसके बाद शेख हसीना अपनी बहन के साथ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बोर्ड करती है और वो फिर इंडिया चले आती है, जहां पर वो मिलती है इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर अजीत डोभाल जी से। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ पूरे बांग्लादेश पर कंट्रोल ले लेते हैं। बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की भी स्टैचू गिरा दी जाती है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट तो उसके ऊपर पेशाब भी कर रहे होते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है बांग्लादेश के लिए। देखिए, ये सब घटनाओं से 2 ऐसी चीज है जो आश्चर्य करती है। पहली चीज ये है कि जब आर्मी पूरे बांग्लादेश पर कंट्रोल लिया तो वहां की एक्स पीएम खालिदा को जेल से रिहा कर दिया गया। और दूसरा शॉकिंग चीज ये है कि यूएसए बहुत लंबे समय से बांग्लादेश से एक आइलैंड की डिमांड कर रहा था, जिस आइलैंड का नाम है सैन मार्टिन। बट वहां की पीएम शेख हसीना हमेशा यूएसए को मना कर देती थी, जिस वजह से यूएसए हमेशा बांग्लादेश से चिढ़ा रहता था। और ये इतिहास रहा है कि यूएसए जब भी किसी देश से चिढ़ा है वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई है। अब म्यांमार में देख लीजिए 2021 में आर्मी रूल आया, अभी बांग्लादेश में देख लीजिए आर्मी रूल आया। सो क्या बांग्लादेश में ये जो इतने जोरों शोरों से प्रोटेस्ट हुआ, इसके पीछे अपोजिशन पार्टी के साथ साथ यूएसए का भी कुछ हाथ है क्या? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।